जी हम क्वेश्चन नंबर 9.3 कर रहे थे, उसका आखिरी पार्ट बी ऑप्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास जो शेल्फ है, पुरानी शेल्फ थी, उसकी कॉस्ट थी 9,000, जबकि उसकी बुक वैल्यू थी 400 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी नहीं थी, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक चीज़ 9,000 की देती है और वो अब 400 की आएगी। इसका मतलब है 9,000 में से 400 निकाल दें तो 8,600 के हमने इस्तेमाल कर लिया, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहली सिचुएशन में कहता है कि आपने उसको 1100 का बेच दिया है, तो एक चीज़ 400 की बुक में नजर आ रही है और 1100 की सेल करते हैं, इसका मतलब है आपको सिंपली पता चलना जाना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ गेन है। तो अब हमें कहता है इसको रिकॉर्ड करके दिखाएं। अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता है जब हमें कैश मिलेगा तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 1100 से, और जब हमारे पास जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम कुछ यूँ रिकॉर्ड करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और वो जो शेल्फ है, शेल्फ ही है सब्जी शेल्फ ही एस शेल्फ अकाउंट जो है वो हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, उसकी कीमत थी 9,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 600। अब देखिए 400 वाली चीज़ आपकी 1100 की सेल होगी, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको गेन हुआ है। जो चीज़ गेन हुई है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कितना गेन हुआ है आपका? जो गेन है, गेनिंग वैल्यू है 1100 की चीज़ जो है 400 वाली चीज़ 1100 की सेल करती है, इसका मतलब है 700 जो है वो गेन है। तो इस तरह हम जो है इस एंट्री को पास करेंगे, 9 और 7 97,000, और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 9700 जो है इसका आंसर आएगा। तो इस तरह आप इसकी एंट्री पास करेंगे। जबकि इसी क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें उसने कहा है कि आपने शेल्फ जो है शेल्फिंग जो है वो 175 की सेल करती है। अब यहाँ पे जो सोल्ड हुई है उसकी कीमत है 175, जबकि बुक वैल्यू वो 400 की है, लेकिन वो कम की सेल हुई है, इसका मतलब इसमें आपको लॉस हुआ है। सबसे पहले तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल कर रहे हैं ताकि आपको पता हो। सबसे पहले हम जो है डेप्रिसिएशन जो है वो यूज़ करेंगे। 9,000 की चीज़ थी, 8600 से वो रिड्यूस हुई। अब उसमें से जब हमें कैश मिल रहा है वो 175 सिर्फ लेंगे, तो 175 मिल रहा है, इसका मतलब है लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 400 में से 175 माइनस करें तो 225 का जो है वो हमें लॉस हुआ है। हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इस तरह जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमें एसेट्स में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये डी पार्ट में उसने कहा था कि अगर शेल्फ जो है वो 1100 की सेल होती है तो बताइए उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, 175 से सेल करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास सेम है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन अब उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, उसमें हमारे पास एंट्रीज हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है इसके जो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 9.4 करने लगे हैं। पहले आपने ये जब भी वीडियो सुन रहे हो तो आपने पेज नंबर 421 जो है वो आपके पास ओपन होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 9.4 आप पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर हिटकॉक डेवलपर्स डिस्पोज ऑफ प्लांट एसेट इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एक कंपनी है जिसने डिस्पोज ऑफ करने हैं अपने एसेट्स, यानी सेल आउट करने हैं, इस डेट को सेल कर रही है और आपको रिक्वायरमेंट जो है ये 4 तरह की डिस्पोज की एंट्रीज दी हुई है और आपसे रिक्वायर्ड ये है कि प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है। अज्यूम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन ईच एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम डेट ऑफ डिस्पोजल पे हम करते हैं, यानी अपना सारा एक्सपेंस इकट्ठा करते रहते हैं। जब हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम फिर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट में। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगी। Thus you need to update the accounting depreciation figures problem। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस में पहली चीज़ उसने कहा है कि जर्नल एंट्रीज बनाएं। सेकंड में वो हमसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा है बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो पहली एंट्री क्या है, फेब 10 को हमारे पास पहली एंट्री उसने कहा है ट्रांजैक्शन
जो कि ये है ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 24,000। एक ऑफिस इक्विपमेंट थी जिसकी कीमत थी 24,000। वॉज गिवन टू स्क्रैप डीलर टू नो चार्ज। उसने आपको कोई पैसा नहीं दिया, आपने स्क्रैप नहीं दिया, उसने कहा इसके कोई पैसे नहीं दिए, मतलब जीरो स्क्रैप है। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंट 21,800। यानी एक चीज आपकी जो उसकी कॉस्ट थी वो 24,000 थी, जो उसकी यहाँ तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो हुई है 21,800 रुपये से। इसका मतलब है इसकी बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको कितने का सेल होना चाहिए, 24 में से 21 निकालने को ये तकरीबन 2200 की सेल होनी चाहिए थी। लेकिन जब आपने स्क्रैप को चीज़ दी तो उसने आपको कोई पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है इसको बेचने से आपको लॉस हो गया, तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आप इस पे आपको कैश नहीं मिला, आप सिंपली एंट्री करेंगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन जो है वो 21,800 से हुई है, और वो जो आपके पास इक्विपमेंट थी वो आपकी 24,000 से लेस हो गई है। लेकिन अब आपको इसमें लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि आपने इस एसेट को सेल करने में कोई भी कैश नहीं मिला, तो 2200 रुपये का जो बुक वैल्यू थी वो आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो डिस्पोज हो के आपको लॉस हुआ, तो इस तरह आपने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। अप्रैल 1 को क्या कहता है? हिटकॉक शुड लैंड एंड सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। उसने सोल्ड की, बेची लैंड एंड बिल्डिंग। पहले उसने इक्विपमेंट बेची, अब उसने लैंड एंड बिल्डिंग बेचने लगा। टू क्लेपोल एसोसिएट्स, क्लेपोल को उसने वो चीज़ें बेची, वो लैंड एंड बिल्डिंग बेची है फॉर 9 लाख, उसको उसने 9 लाख रुपए में बेचा है। रिसीविंग 1 लाख कैश, उसमें से 1 लाख का उसको कैश मिल गया। एंड 5 years 9% नोट्स रिसीवेबल, और 5 सालों का बाकी उधार हो गया, 9% नोट्स रिसीवेबल उसको मिल गया। हिटटेक रिकॉर्ड शोर दी फॉलोइंग अकाउंट, उसने ये अमाउंट उसकी शो हो रही है। लैंड की कीमत 50,000 थी, बिल्डिंग की कीमत 5,50,000 थी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अभी तक 2.5 लाख रुपए हुई है। यानी आपके पास जो इस चीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग दोनों मिला के जो उसकी टोटल वैल्यू थी 50,000 की लैंड है, और 5 लाख की जो है वो लैंड है। लैंड की कीमत 50,000 है, जबकि बिल्डिंग की कीमत 5,50,000 रुपये है। टोटल मिला के ये 6 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग, 5,50,000 रुपये की जो है बिल्डिंग है और 50,000 की लैंड, ये टोटल 6 लाख की ये थी। जबकि इस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब है इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 6 में से 2 के 4, इसका मतलब 3.5 लाख की इसको बेचनी चाहिए। लेकिन वो सोल्ड कितने की हुई है? 9 लाख रुपए की। उस 9 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया आपको कैश में मिल गया है, बाकी 8 लाख रुपया जो है वो आपको नोट्स रिसीवेबल मिले हैं कि आपके ये पैसे भी लेने वाले उससे रहते हैं, हमें नहीं आता। अब देखिए हमें इसमें से नफा हुआ या नुकसान। एक चीज़ 3.5 लाख की बिकनी चाहिए थी, लेकिन वो 9 लाख की बिक जाती है। इसका मतलब है तकरीबन 5.5 लाख का आपको गेन हो जाएगा। तो आप इसको कैसे डील करेंगे? सबसे पहले आपको कैश मिलेगा जो कि है 1 लाख रुपया, फिर आपको नोट्स रिसीवेबल भी मिल जाएंगे जो कि है 8 लाख से। इसका मतलब ये 9 लाख का हमारा एसेट मिला। उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो 2.5 लाख थी, जबकि वो खुद एसेट जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारे पास से चला गया, जब ये चला जाएगा तो कम हो जाएगा। क्रेडिट कितने से कम होगा? क्रेडिट कैश आया, कैश डेबिट, नोट रिसीवेबल, दोनों एसेट बढ़े तो डेबिट। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, बढ़े तो डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग चले जाएगी, कम हो जाएगी तो क्रेडिट 6 लाख रुपये से। अब इस पूरे काम से हमें गेन हुआ है, तो जो गेन है वो हमारी इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट को सेल होने से हमें गेन हुआ है, तो वो गेन कितना बनेगा? तकरीबन 5.5 लाख। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि बुक वैल्यू 3 लाख है और ये 9 लाख है, इन दोनों का जो फर्क आएगा वो 5.5 लाख रुपये आएगा जो आपको गेन होगा। तो जब आप इनकी को बैलेंस करेंगे, आपने 9 2 11,50,000 इसको प्लस करेंगे 11,50,000, आपका जर्नल एंट्री बैलेंस आ जाएगी। आपने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री करनी। इसी तरह अगस्त 15 में भी कहता है हिटकॉक ट्रेड इन ओल्ड ट्रक फॉर अ न्यू वन। एक
पुराना ट्रक बेच देता है और नया ट्रक खरीद भी लेता है, यानी एक्सचेंज करता है। पुराना ट्रक देता है, उसके बदले नया ट्रक उसको मिल जाता है। दी ओल्ड ट्रक हैड कॉस्ट 26,000। ओल्ड ट्रक जब खरीदा था तो आपने उसको 26,000 रुपये का खरीदा। उसके बाद एंड इट इज क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसको आपने क्यूमुलेट डेप्रिसिएट भी किया हुआ था तकरीबन 18,000 रुपये से। इसका मतलब है इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए अराउंड अबाउट 26 और 8,000 से इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू ट्रक वाज 39,000। जो नया ट्रक खरीदा है उसकी कीमत है 39,000। उसके बाद हमें कह रहा है बट ही टॉक रिसीव 10,000 ट्रेड अलाउंस फॉर द ओल्ड ट्रक। कहता है जो हमने पुराना ट्रक दिया है उसके बदले जो हमें अलाउंस मिला है कि हमें छोड़ा गया है, यानी इन अदर वर्ड्स हमारा वो जो पुराना ट्रक सोल्ड हुआ है वो 10,000 रुपये का सोल्ड हुआ। ओल्ड ट्रक एंड पे 29,000 कैश, और आपने 29,000 जो है वो कैश में पे किया। बुक पे 28,000 लिखा हुआ है लेकिन आप इसलिए इसको 29,000 कर देना। बुक पे अमाउंट गलत है, 28,000 आपने इसको 29,000 लिखना है। इन कैश ही टॉप इंक्लूड्स ट्रक इन द व्हीकल अकाउंट। कहता है वो ट्रक को ट्रक नहीं लिखता, वो ट्रक को व्हीकल लिखता है। तो आपने जनरल एंट्री में व्हीकल जो है वो लफ्ज़ यूज़ करना। तो पहली दो एंट्रीज की तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम तीसरी एंट्री करते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम पुराने ट्रक को डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि थी 18,000 रुपये से, और उस व्हीकल की कीमत कितनी थी 26,000। वो व्हीकल हमसे 26,000 की चली गई। तो हमें जो पुराने ट्रक में हमें जो छूट मिली है वो 10,000 है, जबकि हमारे एसेट्स की बुक वैल्यू 2,000 थी। इसका 8,000 की, सॉरी, इसका मतलब है एक चीज़ हमारी बुक में 8,000 थी, जब आपने उसको दी तो उसने हमें 10,000 की रिलीफ दे दी। इसका मतलब हमें 2,000 का इसमें गेन मिल गया है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो हमें जो गेन हुआ है दैट इज 2,000। उसके बाद जो न्यू व्हीकल आपके पास आई है उसकी कीमत है 39,000, लेकिन इसके बदले में जो आपने कैश पे किया है वो है 29,000। तो इस तरह आपकी ये एंट्री जो है वो बैलेंस होगा। इस तरह हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने पुराने ट्रक को डिस्पोज ऑफ किया। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 थी, व्हीकल 26,000 थी, टोटल 8,000 का बुक वैल्यू बनती थी। लेकिन हमें जो अलाउंस मिला है, जो हमें उसने कहा है कि आपको पुराना ट्रक रखने पे हम आपको 10,000 छोड़ देंगे, लेकिन हमें 8 छोड़ना चाहिए था, उसने 10 छोड़ दिया। इसका मतलब 2,000 जो है वो हमारा गेन है। तो ये पुराना ट्रक डिस्पोज ऑफ हो गया। अब इसके बदले जो नया ट्रक आया वो 39,000 का आया, इस पर हमने 29,000 पे किया। 10,000 क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जो हमें पुराना ट्रक देने की वजह से अलाउंस मिल गया था। इस तरह हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रॉपर जर्नल का फॉर्म देना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है लास्ट एंट्री है अक्टूबर 1 की, हेड ऑफ ट्रेड इन ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम। फिर उसने कहा है कि उसने पुराना उसके पास कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ था, एज पार्ट ऑफ परचेज अ न्यू सिस्टम। उसने न्यू सिस्टम खरीदे तो पुराने सिस्टम उसको उठाकर दे दिए। तो जब उसने वो दिए हैं तो दी ओल्ड सिस्टम ऑफ कॉस्ट 15,000। जो पुराने सिस्टम थे, ये मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से वर्किंग करने के लिए, जो ओल्ड सिस्टम की कॉस्ट थी वो 15,000 थी। उसके बाद वो कहता है The old system cost 15,000 and its accumulated depreciation amount 11,000, जबकि उसकी accumulated depreciation जो है वो 11,000 रुपये है। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आप इसकी बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब आप ओल्ड सिस्टम में से accumulated depreciation माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू 4,000, यानी उस ओल्ड सिस्टम को 4,000 का सेल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? The new computer list price 8,000। जो नया कंप्यूटर है उसकी जो नया सिस्टम है उसकी कीमत मार्केट में 8,000 की है। He take accepted in trade in allowance 1,500 like 500। उससे सिर्फ हमें अलाउंस जो दिया है कि भैया आप जो हमें पुराने सिस्टम दे रहे हो उसका सिर्फ 500 हम आपको नहीं दे सकते हैं। 4,000 वाली चीज सिर्फ 500 की बिकती, इसका 3500 का लॉस हो। For the
द ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम, पेइंग 15,000 डाउन कैश, आपने 1500 रुपया कैश में पे कर दिया है और बाकी बैलेंस का क्या किया, एंड द इशूइंग 1 ईयर नोट्स पेएबल, और बाकी आपने नोट्स पेएबल पे कर दिया 6,000 रुपये का। इतना बैलेंस बाकी बचा, ज़ाहिर है 6,000 ही बचेगा क्योंकि 8,000 का सिस्टम है, 500 से हमें छोड़ दी, 1500 1500 ये निकाल देंगे तो 6,000 का नोट्स पेएबल पे करना पड़ेगा। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप पुराने सिस्टम को डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 11,000 से, और ओल्ड सिस्टम आपके पास से चल जाएंगे तो हम इसको सिस्टम के नाम से लिखेंगे सिस्टम अकाउंट क्रेडिट, या कंप्यूटर सिस्टम पूरा लफ्ज़ लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम की कीमत थी वो 15,000 थी, जरा नीचे करके लिख लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो लिखी है। सिस्टम जो हमारे पास गया है उसकी कीमत है 15,000, अब उसका 4,000 मिलने चाहिए लेकिन वो 1500 रुपया देकर हमें और सिस्टम उससे रखनी है। इसका मतलब है जो लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ सिस्टम, वो हमें हो गया है 3500 रुपये का, क्योंकि 4,000 की आपकी वैल्यू थी लेकिन उसको उसने आपको लोन सिर्फ कितना दिया है 500, तो इसलिए 3500 का लॉस हो गया। ये हमारे पुराने सिस्टम डिस्पोज हो गए। जो हमने नया सिस्टम इसके बदले खरीदा है उसकी कीमत है 8,000, लेकिन आपने कैश कितना पे किया है, सिर्फ 1500, और बाकी आपने नोट्स पेएबल जो है वो सेट कर दिया कि बाद में आपको पे कर दिए जाएंगे, एक नोट सेट कर लिया है, तो ये हमारी एंट्री होगी। इस तरह हम जो है जनरल एंट्री में इसको पास करेंगे और प्रॉपर जनरल का फॉर्म बना के। तो ये 4 जनरल एंट्रीज हैं जिसमें आपने पुराने एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है और नया एसेट कैसे खरीदना है उसकी एंट्रीज क्या होगी। यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट, सिस्टम चला गया क्रेडिट, और इनको बेचने से लॉस हो गया, लॉस एक्सपेंस होता है डेबिट। एक नया सिस्टम खरीद लिया, एसेट है डेबिट, कैश पे कर दिया एसेट है, कम हो गया क्रेडिट, नोट्स पेएबल है ये इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट, पेएबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री के कंसेप्ट हमने आई कॉम पार्ट 1, 2, बी कॉम पार्ट 1, 2 में आपको करवाए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये आते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें कहता है विल द गेन एंड लॉस रिकॉर्डेड इन पार्ट ए अबव अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्टेड द हिटेड कंपनी इनकम स्टेटमेंट। कहता है बताएं ये जो गेन या लॉस हुआ है क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेगा, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज द लॉस एंड गेन आर extract from these transaction are recorded in the net profit, not in the gross profit. It is recorded in the profit and loss account, not in the trading account. क्योंकि ये जो आप गेन निकालते हैं इसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर वाले हिस्से में नहीं जाता, इसका इफेक्ट नीचे वाले हिस्से यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाले हिस्से में होता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे तो हो सकता है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं होगा। Explain how financial reporting of gain and loss on plant and asset differ from the financial reporting of unrealized gain and loss on marketable security। कहता है ये gain and loss आपका यहाँ पे जो gain and loss हुआ है वो जब आपने चैप्टर नंबर मैंने आपको 7 पढ़ाया था उसमें जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी उसके गेन अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस से किस तरह फर्क है। वो अनरियलाइज्ड गेन था जो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख लेते थे और वो बैलेंस शीट में जाता था, और ये जो है ये रियलाइज्ड गेन है, आपने कमा लिया है, ये आपकी इनकम बन गया है, इसलिए ये इनकम स्टेटमेंट में आता है। इसलिए दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला गेन आपका इनकम स्टेटमेंट में आएगा जबकि अनरियलाइज्ड गेन आपका बैलेंस शीट में मार्केटेबल सिक्योरिटी वाला जाएगा। दोनों में ये फ़र्क है। बी और सी ऑप्शन को आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के उसकी तरफ, तो वो है प्रॉब्लम नंबर 9.7 पेज नंबर 422 पे। उसमें हमने कल एक एग्जांपल भी करके दिखाई थी, यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड मैंने इस क्वेश्चन से लेकर आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। आज फिर हम इसको करते हैं। टैक्सेशन इनकॉर्पोरेशन परचेज और ट्रक टैक्सेशन कंपनी ने एक ट्रक परचेज किया है फॉर डिलीवरीज, चीज़ें डिलीवर करने के लिए। इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन हाउ मच डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर 3 डेप्रिसिएशन मेथड। वो ये देखना चाहता है कि मैं 3 डेप्रिसिएशन मेथड में अगर यूज़ करूँ तो मुझे किस तरह इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दी ट्रक कॉस्ट $20,000, ट्रक की जो कीमत है वो 20,000 है एंड एक्सपेक्टेड टू हैव वैल्यू 4,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, लाइफ उसकी 5 साल है और उसकी रेजिडल वैल्यू 4,000 होगी। कहता है 5 साल बाद भी उसकी 4,000 कीमत बच जाती है। द ट्रक एक्सपेक्टेड टू बी यूज रेट 10,000 माइल फॉर फर्स्ट ईयर, 2,000 माइल फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड 15,000 माइल फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। इसका ताल्लुक यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड से है। जब हम वो करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
पहली इंस्ट्रक्शन है ए ऑप्शन, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस द टैक्सेशन शुड एक्सपेक्ट टू रिकॉग्नाइज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर फॉर द ट्रक यूज्ड लाइफ। अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट ईयर द ट्रक इज यूज्ड। कहता है आपने सिर्फ 2 सालों की हमें डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा देनी है, सिर्फ 2 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हालांकि यूजफुल लाइफ उसकी 5 साल है, लेकिन आपने सिर्फ 2 सालों के लिए करनी है। और पहले साल की कोई हाफ ईयर नहीं करना, कोई हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं करना, कोई मंथली नहीं लेनी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। और पहला मेथड है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट हमने पहले ही इसका आपको सिखा दिया हुआ है। फॉर्मेट बनाना चाहे वैसे 2 साल का नाम भी फॉर्मेट बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट बना ले तो बेहतर है। आपको चीज़ें जो है याद रहेंगी आपने फॉर्मेट में क्या क्या बनाना है। फॉर्मेट में आपको पता है ईयर्स होते हैं, कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन का कॉलम बनता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम बनता है यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम बनता है, और एंड पे हम लिखते हैं बुक वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन जो स्केड्यूल होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमें सिर्फ 2 सालों के लिए कैलकुलेट करना है, उसने ईयर मेंशन नहीं किए हुए तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लिखते हैं। और हमारे पास इसकी बुक वैल्यू जो है उसने 20,00,000 दी हुई है। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसको करने का तरीका ये होता है कि उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। तो हमारा ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है 16,000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन एग्जैक्ट आ जाएगी कि कितनी डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेट लाइन मेथड होगी। तो 3200 रुपया इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जो कि हर साल सेम रहेगी। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कंप्यूटेशन कुछ इस तरह करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स। तो हमारे पास कैलकुलेशन निकलेंगी 3200, और पहले साल की डेप्रिसिएशन भी 3200 ही एक्यूमुलेटेड 20 में से ये निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 16,800। अगले साल चूंकि स्ट्रेट लाइन है मेथड सेम रहेगा, फिर उसी तरह आंसर 3200 आ जाएगा और ये हो जाएगी 6400। जब हम इसमें से मजीद 3200 माइनस कर देंगे 13,600 बैलेंस हो जाएगा। इस तरह आपने ये 2 सालों के लिए पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। अब मैंने बोला डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस से मतलब 200%, लेकिन प्रॉब्लम ये है परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दी नहीं हुई। तो सबसे पहले आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सिंपल डिक्लाइनिंग के लिए। उसका तरीका क्या है 1 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास 20% बना, लेकिन हमारे पास मेथड ये नहीं है, हमारे पास मेथड है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हम क्या करेंगे, उसका रेट हम क्या निकालेंगे, रेट फॉर डबल डिक्लाइनिंग मेथड तो 20% है, इसको हम 200% तक ले जाएंगे, आंसर आएगा 40%। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन 40% के हिसाब से होगी, यानी यहाँ पे 20,000 ही रहेगा। तो 20,000 का हम करेंगे 40%, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8,000 आंसर निकलेगा। 8,000 की हमारे पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगी और 20,000 में से 8,000 निकाल देंगे, रिमेनिंग 12,000 रहेगा। और अगले साल आपने 12,000 का 40% लेगा। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर आएगा 4800। इसमें जब हम प्लस करेंगे तो ये 12,800 हो जाएगा। 12,000 में से 4800 मजीद निकाल दें तो 7,200 बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया डबल डिक्लाइनिंग मेथड है हमारी। अब तीसरा मेथड जो है वो इन सबसे डिफरेंट है, जो है यूनिट ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन माइल्स। जो मैंने आपको कहा था कि जब हम तीसरा मेथड करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका भी मैंने आपको डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फार्मूला बताया था। फार्मूला कुछ यूँ था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर टोटल एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट।
एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे कॉस्ट तो है हमारे पास 20,000, स्क्रैप वैल्यू है 4,000, वो तो रहेगी सेम ये वाली, लेकिन टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट कहाँ से लेंगे? हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो ऊपर इंस्ट्रक्शन से ऊपर जो 3 लाइनें हैं उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, जो कि अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट से स्टार्ट करें तो तीसरी लाइन एंड से देखें तो द ट्रक इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज एट द रेट ऑफ 10,000 माइल फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल वो जो ट्रक है वो 10,000 माइल चलेगा। जो सेकंड और थर्ड ईयर के लिए है वो 20,000 है। सेकंड और थर्ड ईयर जो है वो 20,000 उसकी माइलेज है, 20,000 वो माइल सफ़र करता है। जबकि तीसरे और चौथे साल के लिए 15,000, थर्ड और फोर्थ दोनों सालों में वो 15,000 माइल चला है। अब इसका मतलब है टोटल वो कितने माइल चला है? टोटल एस्टिमेट उसकी 20, 10, 40, 10, 50, 60, 70, 80, टोटल जो है वो 80 माइल चलेगा अपनी पूरी लाइफ में। इसका मतलब है टोटल एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट उसका है 80,000 माइल। तो आप इससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, 20,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आया 0.2। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आया ना, अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मैंने कल भी फार्मूला लिखवाया था इस केस में, वो ये था कि जितने माइल वो यूज होगा आउटपुट पर ईयर, एक साल में जितनी उसने आउटपुट दी है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला है। लेट्स से पहले साल उस कितना माइल वो चला है 10,000, दैट इज कॉल्ड आउटपुट पर ईयर। पहले ईयर की आउटपुट कितनी है 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि निकला है 0.2। इसका मतलब है 10,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 2,000। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी 2,000 रहेगी। जब 20,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बुक वैल्यू 18,000 आ जाएगी। अब सेकंड ईयर में आउटपुट पर ईयर कितनी है 20,000, दूसरे साल की आउटपुट है 20,000, तो 0.2 के हिसाब से ये 4,000 डेप्रिसिएट होगा, तो ये 6,000 हो जाएगा, 18 में से 4 गया, रिमेनिंग 14 आ जाएगा। तो इस तरह हम यूनिट ऑफ आउटपुट के केस में जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ए रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 9.7 की ए रिक्वायरमेंट आपकी मुकम्मल होगी, जिसमें आपने 3 मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी। बी और सी ऑप्शन थोड़ा सा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बी ऑप्शन में क्या कहता है? प्रिपेयर द प्लांट एसेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ अंडर स्टेट लाइन मेथड अज्यूमिंग दैट ट्रक इज ओनली प्लांट एसेट ओन्ड बाय द टैक्सेशन। कहता है आप बैलेंस शीट की सिर्फ एसेट साइड बनाएं और ये अज्यूम करें कि सिर्फ आपके पास यही एक प्लांट एसेट है और आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करना है। अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे नहीं है, मैंने तो उसको रिमूव कर दिया था। ये तो अब हमारे पास जो मैंने ये सॉल्व किया है ये यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड के मुताबिक सॉल्व किया है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो खत्म हो गया। लेकिन मैं दोबारा से स्ट्रेट लाइन मेथड को कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि वो बड़ा आसान था। 20,000, तो आपने 20,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास 3200 आंसर आया था। तो इसी तरह हम इसको 3200 यहाँ पे लिख देंगे तो रिमेनिंग रह गया था 16,800। और नेक्स्ट टाइम भी हमारी इसी तरह डेप्रिसिएशन होगी 20,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 3200 ही आंसर आएगा इसका, तो ये 6400 हो जाएगी। और जब इसमें से 3200 निकला 13,600, तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब ये हमारे पास यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड नहीं रहा, अब ये हमारे पास क्या बन गया है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब हमारे पास बुक वैल्यू है 13,600। अब वो क्या करता है, आपने क्या करना है, आपने करना यूँ है प्रिपेयर द प्लांट एसेट सेक्शन। आपने बैलेंस शीट के अंदर प्लांट का एसेट सेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे रेस करके सेक्शन बना रहा हूँ ये वाला। आपकी बैलेंस शीट कुछ यूँ होती है लेकिन मैं सिर्फ एसेट साइड बना रहा हूँ। वैसे तो ये एसेट अमाउंट लाइबिलिटीज और अमाउंट इस तरह होता है, लेकिन ये ज्यूम करेंगे ये एसेट साइड है, एक ही साइड उसने बनाने को बोला है। और उसमें भी बोला है कि आपके पास सिर्फ एक एसेट है, उस एसेट का नाम है प्लांट। प्लांट की कीमत थी जब खरीदा था 20,000 रुपये और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 2 सालों के बाद उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई है दैट इज 6400। ये माइनस करते तो रिमेनिंग वो रह जाएगा 13,600। तो आपने इस तरह ये शो कर
by which of three methods is it not possible to determine the actual amount of depreciation expense prior to the end of each year? What uncertainty cause this to be true? कहता है कि सी ऑप्शन में हमें कहता है, ये हमारा इसका बी ऑप्शन था। अब सी ऑप्शन में कहता है बताएं, तीन मेथड हमने देखे, एक स्ट्रेट लाइन, एक डबल डिक्लाइनिंग मेथड और तीसरा आउटपुट मेथड। इन तीनों में से कौन सा मेथड है जिसमें अभी साल पूरा ना हुआ हो और आप एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते? अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन में अगर साल पूरा ना हो तो हम 9/12 अगर टीम आए तो यूज हुआ तो 9/12 कर सकते हैं। डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हम हाफ ईयर कन्वेंशन ले लेते हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन किस में नहीं कर सकते? आउटपुट मेथड में नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक साल पूरा नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा तक की आउटपुट कितनी है, और जब हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता चलेगी हम कभी भी इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसका आंसर ये है कि आउटपुट मेथड इज दैट मेथड इन विच वी कैन नॉट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इफ फुल ईयर इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। सो हमारे जो इस क्वेश्चन इस सी पार्ट का जो आंसर है वो है सिंपली द आउटपुट मेथड, और आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है क्यों। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।